हो जाएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार चल रही है, वही जो हम पहले कर रहे थे, थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे। X Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each payable as follows: 3 on application है, 4 on allotment है and 3 on final call है। 60,000 applications were received, okay. Allotment was scaled as under 48,000 वालों को हमने 40,000 शेयर अलॉट किए प्रोराटा बेसिस पे और 12,000 वालों को नील कर दिया। All monies were received except a shareholder holding 800 share was not able to pay money on allotment and final call। एक वर्ड जो मैंने ऐड करा है, सिर्फ अलॉटमेंट ऐड करा है इसमें। पुराना जो हमने पार्ट 2 में किया था और ये इसमें कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है। दिस अलॉटमेंट वर्ड इज एक्स्ट्रा ऑन अलॉटमेंट। और इसी से ही कितना फर्क पड़ जाता है क्वेश्चन में, ये देखने वाली बात है। पहली एंट्री हम डालेंगे वैसे ही बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000 1,80,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल 120। बैंक में जाएगा 12,000 इंटू 3 36,000। टू शेयर अलॉटमेंट बाकी जो बच गया उसमें डाल दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 4 160, 40,000 इंटू 4 160। और इसके बाद जो बैंक अकाउंट डेबिट 160 ये टोटल था, माइनस 24,000 ये वाला जो हमने अभी किया, ये 24,000 ये एक्स्ट्रा वाला। और इसमें से वो भी पैसा माइनस होएगा जो शेयर होल्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उसके पैसे नहीं आए। 800 जिसके पास शेयर है, ये वाला शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स जिसके 800 शेयर्स हैं और उसके पैसे नहीं आए, ये वाला was not able to pay his allotment money। तो जो अलॉटमेंट मनी नहीं आया इसका, वो हमने अब डिडक्ट करना है। पर वो कैसे करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसी का ही सारा चक्कर है। पहले आपको ये देखना है कि शेयर्स अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड है, होल्डर है। अगर होल्डिंग लिखा है तो अलॉटेड है, शेयर्स अलॉटेड गिवन है तो हमने अप्लाइड निकालने हैं। ये अप्लाइड कब निकाले जाते हैं, पहले उसकी दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस मैं आपको लिख देता हूं। पहले कंडीशंस हैं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए, नंबर 1 कंडीशन, देयर इज प्रो राटा अलॉटमेंट। पहली बात, पहली प्री कंडीशन है, इट इज ए प्रो राटा अलॉटमेंट का केस है। दूसरी कंडीशन, देयर इज डिफॉल्ट एट, देयर इज डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगर ये आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है। These conditions must be fulfilled. Conditions for calculating number of shares applied by the defaulting shareholder। जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे वो निकालने हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए पहले ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जब आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, शेयर्स अप्लाइड अपॉन शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो अब ये इसी क्वेश्चन की बात करें तो कितने शेयर्स अप्लाइड हैं, ये देखें, ये शेयर्स अप्लाइड हैं 48,000, ये शेयर्स अलॉटेड हैं 40,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज 800। ये तीन वैल्यूज लेनी है, शेयर्स अप्लाइड 48,000, shares allotted 40,000 and number of shares held by the defaulting shareholder is 800। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे,
ये फॉर्मूला लगाकर हम वैल्यू निकालेंगे। शेयर्स अप्लाइड 48,000 अपॉन शेयर्स अलॉटेड 40,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 960 शेयर्स। सबसे पहला स्टेप ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जितने उसने अप्लाइड किए थे। जब आपने ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाल लिए, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ गए, तो आपने फिर ये वाला टेबल जो मैंने बना रखा है ये बना लेना है। शेयर्स अप्लाइड कितने हैं देखें, शेयर्स अप्लाइड हैं उसके 960, इसी शेयर होल्डर की बात करें। 960 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी इज 3, तो ये मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो है उससे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड निकल आएगा 960 इंटू 3 2880, ये आ गया हमारे पास जो उसने पैसा कंपनी को दिया। एप्लीकेशन मनी उसकी यूज कितनी होगी, उसके शेयर्स अलॉट हुए जितने उसके हिसाब से 800 शेयर उसने अलॉट हुए इंटू 3 रुपीज पर शेयर 2400 रुपीज इज एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड। इसके बाद हमारे पास आ गया 480, ये हमारा बैलेंस आ गया। अलॉटमेंट मनी, इसके बाद जो हमारे पास आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू या शेयर्स अलॉटेड, ये कैसे निकालना है। हमारा एक्सेस चला गया कंपनी के पास 480, शेयर अलॉटेड कितने हैं उसके पास 800, अब कंपनी मांग रही है उससे 800 इंटू 4, 3200 इज डिमांडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, और 3200 में से 480 उसका पहले से आया हुआ है। तो हाउ मच ही इज नॉट पेइंग, ही इज नॉट पेइंग 2720 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये जो 2720 है, ये वाला पैसा हमने अब वहां से डिडक्ट करना है। 2720 ये हम अलॉटमेंट में से माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2720, तो 2720 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट, ये हम डिडक्ट कर देंगे इस अमाउंट में से। और जब हम ये अमाउंट डिडक्ट करेंगे तो फिर ये हमारा आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे अलॉटमेंट पे। तो ये 136 में से 133 280, ये 136 ही रहेगा, और ये 2720 हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ गया कॉल्स इन एरियर में 2720। उसके बाद फाइनल कॉल आ गई, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 120, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैसे ही करना है नॉर्मल। सिर्फ अलॉटमेंट की ये वाली जो एंट्री है इसके लिए ये सारी नीचे वाली वर्किंग करनी पड़ी। ये 2720 निकालने के लिए सारी नीचे वाली जो वर्किंग नोट बनाया है, दिस इज ऑल फॉर दिस वर्किंग। एक बार मैं और कर बता देता हूँ आपको, आई रिपीट द थिंग्स। देखो एप्लीकेशन वाली एंट्री हमें आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये हमने कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अलॉटमेंट के टाइम पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। जब ऐसा हो जाता है तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, हम ये फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, लिखेंगे शेयर अप्लाइड अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो वो हमारे निकल आए 960 शेयर्स। तो उस बंदे ने 960 शेयर्स अप्लाई किए थे और 960 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे करी, तो ये आ गया उसका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। उसको 800 शेयर अलॉट हुए, तो 800 शेयर अलॉट हुए तो 800 इंटू 3 2400 उसका एप्लीकेशन मनी लग गया। एक्सेस जो पैसा आया उसका 480 बच गया हमारे पास। अब हम उससे मांग रहे हैं अलॉटमेंट 800 इंटू 4, अलॉटमेंट मनी डिमांडेड फ्रॉम हिम, तो 3200 मांगी थी, 480 आ गया, तो 27280 जो है हमारा ये डिफॉल्ट है,
जो पैसा उसने अलॉटमेंट में नहीं दिया वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, ऐसे यहाँ पर हम करते हैं इसको, और फिर यही जो पैसा आ जाता है इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये बेटा, तो अब हम करेंगे बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स दो केसेस में सीखा जाता है। नंबर वन, व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार। दूसरा, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, पहला ये कर रहे हैं आज। ये हमने पार पे शेयर इशू किए थे, और हमने इसको करना है तो जब शेयर्स हमने पार पे इशू किए तो उस केस में फोरफीचर कैसे करनी है। फोरफीचर की एंट्रीज हैं, फोरफीचर की बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं है, फोरफीचर की सिर्फ एक ही एंट्री होती है, और वो एंट्री अब हम सीखने लगे हैं। फोरफीचर की एंट्री, तो ये फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री। तो फोरफीचर जब करना है बेटा, शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं जब हम शेयर इशू करते हैं, और जब हम शेयर वापस लेते हैं तो वापस एंट्री वही कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर अमाउंट क्या लिखना है बेटा, जितने शेयर फॉरफिट किए, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, एफ लिख देता हूँ, इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी से, कॉल्ड अप मनी होता है जितने पैसे मंगवाए हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, करके दिखाऊंगा, पहले लिख लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी, क्योंकि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए उसको हम कॉल्ड अप मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कॉल्ड अप मनी होता है जितने शेयर, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया ऊपर वाला, तो उसमें 800 शेयर्स थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए। अगर वो कहता है कि फाइनल कॉल के बाद उनके शेयर फॉरफिट करने हैं, तो 800 इंटू 10, इट विल बी 8000। तो ये फिर इस केस में ऐसे हो जाएगा। जो उसने पैसा नहीं पे किया वो हमने कॉल्स इन एरियर में लिखा है, तो वो कॉल्स इन एरियर में यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट नॉट पेड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, कॉल्स इन एरियर। वो पैसा जोड़ लेंगे, वो देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना था। एक तो बेटा अगर आप देख पा रहे हैं कॉल्स इन एरियर ये है 2720 जो उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, एक ये है 2400 जो उसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया। इसको अमाउंट को जोड़ लें आप, तो ये जो अमाउंट जोड़ लेंगे 2720 एंड 2400, जो पैसा उसने नहीं पे किया वो कॉल्स इन एरियर में डाल देते हैं। मैं लिख देता हूँ 2720 प्लस 2400, अमाउंट नॉट पेड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो ये हमारे पास जो आ गया टोटल अमाउंट, दैट विल बी 5120, 5120। और जो पैसा उसने पे कर दिया तो वो हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं आप। दैट अमाउंट विल बी रिटर्न हियर। तो फॉरफिटेड अमाउंट हमारे पास, अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा तो 2880 आएगा। और दूसरा तरीका बेटा इसको चेक करने का है कि जो आपका पैसा
ये वाला आया था दिस मंथ 2880, इसके साथ ये टैली करेगा। सिर्फ एक केस में टैली नहीं करता, बाकी सारे केसेस में यही मनी आता है। बैलेंसिंग फिगर वो होता है जब उसने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम जोड़ा है, अदरवाइज द सेम अमाउंट इज रिटन हियर। तो सेम अमाउंट आता है, मेरा भी यही आ रहा है। तो अब हम इसमें फॉरफीचर की यही एंट्री है। आपको दोबारा से समझाता हूँ एक बार फिर से। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी है, शेयर कैपिटल डेबिट। तो जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट करें जितने का डिफॉल्ट होएगा। तो 800 वाले ने डिफॉल्ट किया तो 800 का लिख लिया। अगर वो फर्स्ट कॉल तक पैसा देता है, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद अगर उसकी फॉरफिचर करनी होती तो कॉल्ड अप मनी 7 से मल्टीप्लाई होता, ये कॉल्ड अप होता है। एप्लीकेशन के 3 रुपीज, अलॉटमेंट के 4 रुपीज। जहां पर आप फॉरफिचर कर रहे हैं उस फॉरफिचर तक जितना पैसा कंपनी ने मंगवा लिया है, कॉल्ड अप है, उतना अमाउंट जोड़ लो। या अगर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर होएगी तो 10 रुपीज, अलॉटमेंट के बाद होएगी तो 7 रुपीज, एप्लीकेशन के बाद ही हो जाए वो बहुत ही रेयर चांस है, नहीं होता, तो उसको नहीं रिकंसिडर करना बेटा। तो ये जो हमारी है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर अलॉटमेंट के बाद होएगा तो 7 रुपीज कॉल्ड अप है, ये 7 आ गया। अगर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर है तो 10 हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल भी है किसी क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। तो वो उसके अकॉर्डिंगली देखना है। तो इस क्वेश्चन में 10 रुपीज था, कॉल्ड अप अमाउंट 10 था, 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमने लिखा 800 इंटू 10, 8000। जितना पैसा उसने नहीं दिया वो कॉल्जिन एरियर में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने वो कॉल्जिन एरियर में डाल दिया है। तो कॉल्जिन एरियर में डाल दिया है तो हमने इसको कॉल्जिन एरियर में लिख दिया है बेटा। तो कॉल्जिन एरियर में हमने अमाउंट डाल दिया है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो जो बैलेंस रह गया दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ऑल दी 800 शेयर्स फॉरफिटेड, जो भी फॉरफिट किए ऊपर, वर रीइश्यूड at the rate of 8 rupees fully paid up, at rupees issued at rupees 8 fully paid up। ये हमने वापस रीइश्यू कर दिए, फुली पेड अप शेयर रीइश्यू कर दिए। 800 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एट रुपीज 8 फुली पेड अप। 800 शेयर्स हमने कंप्लीटली रीइश्यू करे हैं बेटा। तो जो एंट्री आएगी हमारे पास वो हम लिख देखते हैं। हमने रीइश्यू की एंट्रियां दो हैं बेटा, एक एंट्री से रीइश्यू की बात नहीं बनेगी। ये जब रीइश्यू किया तो उसके जो पैसे आए वो यहाँ पर लिखने होता है। रीइश्यू के पैसे जब आएंगे, रीइश्यू शेयर्स, तो 800 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एट रुपीज 8। तो 800 इंटू 8, इट इज 6400। 800 इंटू 8, 6400, ये हमारे पास आ गया। टू शेयर कैपिटल, ये कैपिटल में डाल देंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 800 इंटू 10, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपीज पे रीइश्यू कर दिया, तो यहाँ 8,000 आ गया बेटा। तो डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आ जाता है डेबिट क्रेडिट में, अगर तो इधर आएगा तो शेयर फॉरफिचर, और अगर नीचे आए तो फिर कैपिटल रिजर्व, सॉरी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर डेबिट में आए तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और अगर आपका ये डिफरेंस क्रेडिट में आ जाए तो फिर उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1600। तो दिस इज 1600। बैंक अकाउंट डेबिट 6400, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट ये 1600। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। 10 रुपए का शेयर है, हमने 8 रुपए में रीइश्यू किया तो 2 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ गई। चाहे 800 इंटू 2 कर लें आप, चाहे वैसे बैलेंसिंग फिगर निकाल लें 1600। तो यहाँ तक आपको आगे एक और एंट्री है, दो एंट्रियां डलती हैं, वो दूसरी सिखाता हूँ। रीइश्यू की दो एंट्री होती हैं, एक आपकी स्क्रीन पे हमने कर ली है और दूसरी करने लगे हैं।
तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 का, 20 है तो 20। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट, जो मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिंपल लिखी है बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। और अब हमारी दूसरी एंट्री, ये रीइश्यू की ये एंट्री है दूसरी भी, इसमें अलग से एंट्री नहीं होती। रीइश्यू की दो एंट्री हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कंप्लीट रीइश्यू में अलग तरीके से करते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो पैसा हमने फॉरफिट किया था उसमें से जितना पैसा बच गया दैट विल बी नाउ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो फॉरफिचर में क्रेडिट बैलेंस कितना है, ये रहा क्रेडिट बैलेंस 2880 में से 1600 हमने यूटिलाइज कर लिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्रेडिट बैलेंस मैं लिख देता हूँ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर माइनस डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये हमारा है 2880 था, इसमें 2880 क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस इज 1600, तो जो हमारे पास पैसा बचा दैट विल बी 1280। तो हम ट्रांसफर करेंगे 1280, इधर आ जाएगा 1280, इधर भी आ जाएगा 1280, ये आ गया। तो ये हमारे पैसे आगे हैं। ऑल दी 800 शेयर्स वर रीइश्यूड हो जाए तो ऐसे करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे शेयर हम रीइश्यू ना करें, हम पार्शियल रीइश्यू करें। तो अगर हम पार्शियल रीइश्यू करेंगे तो पार्शियल रीइश्यू का मतलब है कि सारे शेयर्स नहीं रीइश्यू किए, कुछ शेयर्स उसमें से हमने रीइश्यू किए हैं। वो ऐसे कैसे निकालना है पार्शियल रीइश्यू में, सपोज करो आउट ऑफ द आउट ऑफ द 800 शेयर्स फॉरफिटेड, 500 shares were reissued at the rate of at rupees 9 per share fully paid up। ऐसे ऐसे लिखता है। 800 शेयर्स थे टोटल, पूरे 800 में से उसने क्या किया, पूरे नहीं रीइश्यू किए, उसने क्या किया पूरे को में से उसने कहा कि 800 रीइश्यू करूंगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 800 रीइश्यू 800 फॉरफिट किए हैं, उसमें से पार्शियल भी कर सकता है, वो कंप्लीट भी कर सकता है, मर्जी है, ज्यादा नहीं कर सकता, यहाँ तक तो कर सकता है। तो ये रीइश्यू की एंट्रीज तो यही रहेंगी। एंट्रीज में तो मैंने कहा कि चेंज होता ही नहीं, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएंगे। हमने 500 शेयर्स रीइश्यू किए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 इंटू 9, 500 इंटू 9, ये आ गया हमारे पास 4500। और इधर हमारे पास आ गया 500 इंटू 1, 1 रुपया डिस्काउंट जो दिया, 500 इंटू 1। अगर ज्यादा पे इशू कर दोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, फिर ये 500, इधर आ जाएगा 500 इंटू 10, 5000। ये होगी हमारी रीइश्यू पैसे आने की एंट्री। अब शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर जो ये निकालना है क्रेडिट वाला अमाउंट, ये प्रोपोर्शनेट निकालना है, प्रोपोर्शनेट, मैं छोटा लिखता हूँ, प्रोपोर्शनेट कैप सीआर निकालना है, प्रोपोर्शनेट बैलेंस ऑफ इसका। तो कैसे निकलेगा प्रोपोर्शनेट बैलेंस, शेयर फॉरफिटेड, आपने क्या लिखना है, क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस फॉर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट बैलेंस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड into shares reissued multiplied by
शेयर्स रीइश्यूड। ये फॉर्मूला है अगर हमने ये निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से करें तो 2880 हमारा क्रेडिट बैलेंस था, डिवाइडेड बाय 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 500 शेयर्स। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम ये निकाल लेंगे और उसमें से जितना डेबिट बैलेंस हुआ है वो बाकी सारा सेम रहेगा बेटा। मैं अभी लिख दूंगा कितना अमाउंट आएगा, 2880 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 500, इट कम्स आउट टू बी 1800। तो ये 1800 आ गया बेटा। ये 1800 मैं इसके साथ निशान लगा देता हूँ, एस्ट्रिक मार्क। ये 1800 आएगा कहाँ से, यहाँ पर लिखना बेटा ये 1800 एस्ट्रिक मार्क माइनस जितना हमने डेबिट कर दिया। डेबिट देखो ऊपर वाली एंट्री में 500 किया है, तो 1800 माइनस 500, तो जो कैपिटल रिजर्व को अमाउंट जाएगा दैट विल बी 1300। इधर भी 1300। ये हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कर लोगे तो दोबारा आपको कोई